सॉरी डॉक्टर शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर। जी, सॉरी, स्टार्ट कर दिया आपने? ओके। अच्छा, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, आई एम रियली सॉरी, कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। इसके लिए सॉरी। और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का। और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, अब टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और आज हमें लीवर के बारे में मुझे लगता है सब कुछ बता दीजिए। और बाकी बाद में ऐसा ना छूटे कि हम लोग आपका वेट करते रहें और आप फिर पकड़ में ना आए। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप हमें लीवर के बारे में बताना शुरू करें। सभी लोगों को नमस्कार। डॉक्टर वीपी सिंह सर, डॉक्टर दीपक शर्मा सर, डॉक्टर श्वेता और जितने भी ऑडियंस अभी लाइव हैं, सबको अ वेरी वार्म ग्रीटिंग फ्रॉम द लीवर क्योर होम्योपैथिक हेल्थ सेंटर। ये हमारा डेडिकेटेड अल्टरनेटिव सिस्टम है जो सिर्फ लिवर के लिए काम कर रहा है सिंस 2008। तो आज हमें डॉक्टर दीपक शर्मा सर ने मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए। और this is my first ever webinar or conference. My topic is riding new waves in liver diagnosis, staging and treatment. Why the name is riding new waves? क्योंकि 12 साल लग गए यहाँ तक आने में। So that's why I kept name riding new waves. कि जब तक ये लीवर इतना बड़ा अथाह सागर है और होम्योपैथी तो महासागर है, और इसमें से कुछ निकालने में काफी समय लगा और मैं आज कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम लोग अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अब जैसा कि सर ने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। तो टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे, वी विल कवर लिवर एंड इट्स फंक्शन, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ लिवर टेस्ट, लिवर डिजीज, especially alcoholic liver disease is the main topic for the today, diet and nutrition, homeopathic management and cured cases. Now come to the liver. आप लोग देख पा रहे होंगे सच ब्यूटीफुल इमेज फॉर द लिवर, और बट ऐसा ये रह नहीं पाता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन फॉर द लिवर। लिवर का फंक्शन इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही शुरू हो जाता है। जब 4th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी से ही लिवर का पहला फंक्शन शुरू हो जाता है, हेमोपोएसिस। दैट मीन्स कि जो खून बनना शुरू होता है वो सबसे पहले लिवर में बनता है, और ये बनता है टिल द 5th मंथ। आफ्टर दैट बोन मैरो में खून बनना शुरू हो जाता है, जैसा आप जानते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द बाइल प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, देन डिटॉक्सिफिकेशन, क्लॉटिंग फैक्टर, and the liver plays a central role in metabolism of carbohydrates, lipids and protein. And liver does a more than 500 works, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वो सब हमारा लिवर करता है। और क्योंकि आजकल वी आर अवेयर दिस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन इज गोइंग ऑन, तो इसमें भी लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो लिवर इज ए, वी कैन से लिवर इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन। लिवर एक इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन भी है। 80 to 90% ऑफ सर्कुलेटिंग इनेट इम्यूनिटी प्रोटीन मेड बाय हेपेटोसाइट्स। अभी एक जनरल 13 अप्रैल 2020 को रिलीज हुआ है जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी में। In that, what they have taken 400 samples of the patient COVID-19 positive. Out of them, 76.3% patient liver enzymes were abnormal. So you can say, and out of them, 21.5% had a liver injury during hospitalization. And the patient with abnormal liver test had significantly high developing severe pneumonia. तो आप समझ सकते हैं कि लिवर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा लिवर सही है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत सही है। और जैसा कि अभी 13 अप्रैल में ये जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी में पब्लिश भी हो रखा है। नाउ सी द ब्यूटीफुल इमेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ हेपेटोसाइट्स का, एंड दिस पिक्चर इज रिलीज इन 2018। सो आई एम गोइंग टू शो हाउ हेपेटोसाइट लुक्स।
See the green area, these are the hepatocytes. In between you can see a biliary canaliculi, जिससे से bile flow करता है. And the pink you can see the sinusoids. This is the bridge between हमारा hepatic artery and portal vein. और आगे मैं बताऊंगा कि this is the main factor क्यों हमारे liver की वजह से fibrosis की वजह से ascites होती है. See, this is the you can say our erythrocyte cells, and most important, these are the Kupffer cells. These are the responsible for the immunological factors. These are the macrophages को ये, but I mean it plays a vital role in innate immunity. Now come to the clinical application of liver test. कोई ऐसा से no one single test can be used to assess liver function. हम किसी एक टेस्ट से लीवर के फंक्शन को एनालाइज नहीं कर सकते. एंड लीवर फंक्शन टेस्ट जो सब लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, एक्चुअली इट इज अ मिसलीडिंग टर्म, एज दिस इंक्लूड्स सेवरल बायोकेमिकल टेस्ट दैट रिफ्लेक्ट लीवर इंजरी, नॉट लीवर फंक्शन. नाउ कम टू द ब्लड टेस्ट और इसके यूटिलाइजेशन क्या क्या है. आई एम गोइंग टू टेल यू. बिलिरुबिन, फर्स्ट bilirubin, there's a normal range you can see here, 0.3 to 1 mg per dl, और इसको हम assess करते हैं the diagnosis of jaundice and to access severity. Now come to the alkaline phosphatase. The normal limit is 35 to 130 international unit per liter, and this is to diagnose cholestasis and hepatic injuries. Now the very important test, SGOT, aspartate transaminase. This is a very early when enzymes increases. This is an early diagnosis we can make with this test. Now a very important enzyme called ALT or SGPT. See, इसके limit 5 to 35 international unit per liter है. आपको एक चीज बताएं कि अभी इस पे इंटरनेशनल लिवर काउंसिल में एक बात चल रही है कि इसके लिमिट को कम किया जाए by 20, क्योंकि दिस इज द एंजाइम. अगर हम इस, आप बहुत फैमिलियर होंगे इस एंजाइम से, जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो एसजीपीटी के बारे में जरूर देखते हैं, और मोस्टली इंडियंस में ये बढ़ा ही आता है. अगर हमने इसको 20 तक कम करने की कोशिश करी तो वी कैन लिव विदाउट डिजीज, जो कि हम लोग बहुत रेयर देख पाते हैं. मोस्टली 90% एलएफटी में ये बढ़ा ही आता है. नाउ अगेन गामा जीटी, विच इज कॉल्ड गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम. जो हमारे पास पेशेंट आते हैं और कहते हैं, अगर वो अल्कोहलिक होते हैं, वो कहते हैं नहीं साहब हमने शराब नहीं पी. विद दिस टेस्ट वी कैन मेक आउट. इन 90% अल्कोहलिक्स दिस टेस्ट विल बी हाई. सो दिस इज अ मार्कर. वी कैन सी अल्कोहल अब्यूज को भी हम इससे डायग्नोज कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प इन टू डायग्नोज ए कोलेस्टेसिस. नाउ द टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आर देयर. इससे हमें बीमारी की सीवियरिटी के बारे में पता चलता है, दैट इज एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द लिवर एडवांस डिजीज, दैट इज कॉल्ड पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो कि नॉर्मल 12 से 16 सेकेंड होता है. एंड नाउ वी यूज INR. दिस इज द लेटेस्ट. एक्चुअली इट्स नथिंग बट पेशेंट का पीटी अगर 12 है, नॉर्मल वैल्यू 12 है, और करंट पीटी अगर 16 आ रहा है, तो इट विल बी समवेयर 1 लेस देन 1.5. Now, this is the latest investigation technology has come for the hepatologists. This is called transient elastography. There are 2 devices in the world which are available for determining the fibrosis of the liver. This is FibroTouch and FibroScan. How it works? See, this आप सब लोगों को पता होगा अल्ट्रासाउंड के बारे में. अल्ट्रासाउंड लीवर में सिर्फ एक चीज बता पाता है कि लीवर में कितना फैट है. लीवर की फाइब्रोसिस एसेस करने के लिए सिर्फ 2 टेस्ट है. एक elastography, that is called transient elastography, and second is biopsy. Biopsy is a very not a easy process, so that's why transient elastography has come. With that you can get a fibrosis assessment within a 5 to 10 minutes, and without any taking sample. So how it works? This is basically based on the physics. There are, at a time we give ultrasonic wave and shear waves to the liver tissues. So what happened? I'll show you the next.
in that 1 centimeter area से जो है shear waves and ultrasound waves एक साथ simultaneously pass होती हैं, और soft liver में ये बहुत slowly shear waves यानी कि जो sound waves होती है बहुत slow travel करती है. So you can see this is the healthy liver. तो यहाँ पे हम टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं, जो रिटर्न होने का टाइम है अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मिली पर सेकेंड सॉरी. और यहाँ पे लीवर देखिए बहुत हार्ड हो रखा है, तो वेरी क्विकली विद इन 30 मिली सेकेंड में ये रिटर्न हो रहा है. सो दैट्स विद दैट लीवर हम इसको फाइब्रोसिस को एसेस करते हैं F0 to F4. नाउ दीज आर द नॉर्मल लिमिट्स. hepatitis B infection में normal limit is 7. Actually reading comes in kilopascals. So 0 to 6 is the normal. 6 to 10, 6 to 8 is a borderline. We can say F1 fibrosis. And certain diseases, if like a NAS, it will be 7 में ही हमारा grade 2, grade 3 आना शुरू हो जाता है. So these are the readings. I will explain you the later. Now how reading comes. So you can see this is the liver tissue ultrasound image, and it gives a reading from 240 to 350. So this is called ultrasound attenuation parameter. It comes in decibel per meter. Like 279 is the reading for this sample report. So this gives you fat. So we can assess this is a grade 2 fat. So see again, here this shear waves are traveling in the liver tissues and returning. So this reading came 10.7. So we can say this patient is having F2 grade fibrosis, and in homeopathy we can we can reverse till F3. F4 के बाद it's a liver cirrhosis diagnosis. We can reverse, but it's a very difficult process. Now come to the liver diseases. कितने liver diseases होती हैं जो day to day practice में हम देखने को मिलती हैं? Alcoholic liver disease, fatty liver, non-alcoholic liver steatohepatitis, that is called NAS, liver cirrhosis, drug induced liver damage, viral hepatitis, liver cancer, and Wilson disease. And see, this is the data in 1980 to 1990 in India. This data is from India. 50% of the liver diseases was hepatitis B virus diseases, and 15% was alcoholic liver diseases, 15 were cryptogenic, hepatitis C related were 10, and 10% was metabolic and others. Now in 2015, see, alcoholic liver diseases is approximately 44%. This reverse, it got reversed with hepatitis B. Hepatitis B came down to the 15%, hepatitis C 11%, NAS 12%, cryptogenic 11%, and autoimmune is 7%. See, so today we are going to take alcoholic liver disease. This is gone commonest. Last slide I shown you the graph. All diseases, 44% covered by this just one drink called alcohol. See, in picture you can see one side is a beer, one side is a drink. Both are kicking the liver. Now, one very interesting thing, how much is risky? That means how much patient asks sometimes, Doctor साहब कितने पीने से liver खराब नहीं होगा? और it's a very interesting thing कि लोग Google करते हैं कि कितना हम पिए कि हमारा liver सही रहेगा. So it all depends on individual variability. Not more than 2 drinks per day. That means कि 20 gram per day. So 2 drinks means it's a 20 grams approximately. If you will consider the Indian liquor, which comes around 40 to 43 or 44% of alcohol. So that means 30 ml of drinks and 2 drinks can be permitted for the men and half for the women. So what is the risk factor? If somebody takes high quantity consumption, that is called 5 drinks per day. So he is having chance to develop an alcoholic liver disease. And it gets 2 times when the person is obese. And it gets 4 times when person is obese plus diabetic. It went 8 times when person is hypertension. And apart from this, people take a paracetamol and other drugs.
Paracetamol with alcohol is a very danger. This I will explain in last slide. How it, it damages the liver cells. So this is a one new term that came in Hepatologic Society, walking gene theory. What is walking gene theory? It will be new to everyone. एक्चुअली पेशेंट आके कहता है क्लिनिक में कि साहब हमने पिया, हमारा तो लिवर बिल्कुल सही है. कोई पेशेंट आके कहता है साहब हमने 1 साल ड्रिंक किया, 2 साल ड्रिंक किया, उसका लिवर खराब हो गया. We see in our clinical practice day to day. So why it happens? When we goes to history, suppose that one example I am giving. If a father started alcohol drinking at the age of 20 years, और उसका पहला बच्चा पैदा होता है at the age of 30 years, और वो बच्चा जब 15 या 20 साल टेक 20 ईयर्स ऑफ एज, 20 साल के एज से ड्रिंक करना शुरू करता है, तो जो 10 ईयर की ड्रिंकिंग फादर की हैबिट रही है, जो 10 साल की ड्रिंक लेने की, वो उसकी जीन में ट्रांसमिट है. उसका लिवर जो है अल्कोहल से का प्रोन है. सो इफ ही स्टार्ट टेकिंग ड्रिंक इन 20 ईयर्स, दैट मीन्स कि उसके हेपेटोसाइट्स के लिए वो अल्कोहल 10 साल पुराना है, प्रोन है डैमेज करने के लिए. So that's why they are very susceptible to develop alcohol liver disease. This is a very new term. Very soon you will see in all the Google and everywhere. Now effect of alcohol. एक effect मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला effect क्या है कि how we can make a person is alcoholic or having fatty liver disease. As soon as patient enter in our chamber, if he has a large parotid, 100% he will be having a grade 2 fatty liver, and he may developing a alcoholic liver disease. What does alcohol? First we'll start it for the brain. Alcohol interferes with the brain communication pathways and can affect the way the brain looks and work. Second thing, it can lead to cancer. Third, it can on heart, it can make your high blood pressure, and it cause arrhythmias, cardiomyopathy, and sometimes it may lead to stroke also. Liver, that is I will explain in further, that is the topic only. Stomach disorder, it can create acidity. Pancreas, it can cause a acute pancreatitis, chronic pancreatitis, which is very dangerous for the life. And of course, immune system, it can decrease your immune system. Now the spectrum of liver disease, how it travels. See, this is a very important slide. So if a person is chronic alcohol, so is healthy liver, 90% will develop alcoholic fatty liver. Out of them, 10 to 35% will develop alcoholic steatohepatitis. That means fibrosis. From here, the two things can happen. Patient can go directly alcoholic liver cirrhosis, and patient can develop a alcoholic hepatitis. And from there, 70% will develop alcoholic liver cirrhosis. And from here, alcoholic cirrhosis, 40% again goes to alcoholic hepatitis if they give medication at this point. And 2% will go to hepatocellular cancer. So these are the modifying factors. Genetics, which I told in walking gene theory. That is the most important thing. When the patient comes for you and in your clinic, you must ask the history of his father and mother. Sex, male is more common, ethnicity, obesity, other underlying disease, nutritional status, iron level, drugs, and smoking status. Now see when injury for the hepatocytes start. As soon this graph is a red one is an empty stomach, and this blue and green one is a after meal. So what happened, as soon as alcohol reaches 40 mg per 100 ml, so liver alcohol dehydrogenase activity started. From here, what happens, that hepatocyte injury begins. And see, when a person takes a meal, it graphs get down, but in alcoholic, 50% don't take any meal after drinking. So for them, this graphs high for the longer period of time.
See, this is the normal hepatocytes. How beautiful this image is there. See what happened in acute alcohol. This is all our, histopathological slides. In this, see, you can see these blue things all, this all neutrophils. That's why you see in alcoholic hepatitis high TLC count. And you can see one more thing here. These are the, hepatocytes got swelled. So it's got swelled because next slide I'll show you how it swells. See, in that triglyceride got accumulated. In acute alcoholic hepatocytes, hepatocytes got ballooned and contain triglycerides. So that's why we call it fatty liver. See what happened in advanced stage. Center of the hepatocytes, you can see these are the collagen fibers. Actually, these are the why we call liver fibrosed. Fibrosed means liver become hard. It become inactive. It becomes, and you can see this is the hepatic vein. This area, how it got swelled, and these hepatocytes are getting dying, and collagen fibers are becoming thicker. Now, next slide I'll show you. See, this is a collagen fiber strand. What happens when it develops? This is a fibrosis 4-grade image of electron microscope. In that, this fibrosis in between oxygen and blood supply get hampered. So liver cells almost dying, and after dying it become fibrosed. See, this is the last, very end stage alcoholic liver disease. You can see like a mosquito net framework is there. So all this liver got totally fibrosed. Nothing is there in this liver. Now come to the alcoholic hepatitis, a clinical syndrome of inflammation of liver, hepatocytes injury, and fibrosis that occurs in the staging of recent consumption of large quantity of alcohol. So how we will diagnose? This is a very important thing. How you will diagnose the alcoholic hepatitis? See, first we take a history, years of heavy alcohol consumption, recent jaundice. In physical examination, we'll find jaundice, tender hepatomegaly, fever, ascites. Very important clinical finding we'll get. This is a very important. I want all those who are watching must pay attention here. See, SGOT level will be 2 times than SGPT, minimum 2 times. When I'll explain the cases in reports, you can make out. This is the clear-cut indication to diagnose alcoholic hepatitis. Bilirubin will be more than 5 mg per dl, INR will be more than 1.5, and high leukocyte count will be there, which I have shown in histological slides. Fibroscan report will show high KPA more than 10. That means fibrosis sets in. Now, this is a very interesting thing. How we will judge a severity of alcoholic hepatitis? See, there is one formula called DF, discriminant function. So, all homeopaths, I'll tell, note down this formula. And after, when a case come to you, you must calculate this and then you take the case. How you calculate this? 4.6 into difference in PT. When you prescribe it for the prothrombin time, one reports income, one control, and patient value. Control will be always 13. Patient value will be 18 or 19. So the difference, if suppose that patient value is 20, so 20 minus 13, 7, and multiply by 4.6. So it will come somewhere 29. And add the bilirubin, present bilirubin. Next slide, future, while presenting the case, I will explain this again. So if DF value come 32, 90% patient will die in a month. This is a very difficult to manage. And so why it's difficult, we'll tell later. So if it is more than 32, if you have all things to manage to the patient, then only you take the case.
Otherwise, please don't take the case and refer to the higher centers. If if DF value is less than 32, you can take the very well case and homeopathy will work nicely. See, this is another interesting thing. This is called audit score. This is the alcohol use disorder identification test. So this is the form we used to give of every patient, those who have a habit of drink and those who don't drink also. So what is this? This is the 10 questions. If third question is patient say mark it negative, I mean 0, never. So no need to use this odd score. But if third question is positive, then continue the test. It's based on some marking. First is how often do you have a drink containing alcohol. If say never, 0 mark. If say monthly or less, give a 1 mark. If say 2 to 4 times a month, give them 2 marks. If 2 to 3 times, give them a week. Four or more than times, give a 4 mark. So after that, you go slowly. I can share this. This form to everyone. So what is there? If suppose that patient comes score comes more than 5, that means that person is having higher risk. So if anybody is drinking, who they are watching, they must assess themselves also. They can see what is the risk for developing alcoholic liver disease. If it has come more than 8, it's very harmful. And if it has come more than 15, that means you have developed alcoholic liver disease. So what is protocol we follow at LiverCure, our center? If patient come with the alcoholic hepatitis, see if it is more than 32, so we take the case with patient concern, because we know patient may die in a month. So we take a patient full concern and then we start taking case. And what we do, we give a aggressive nutrition. I mean, we prescribe what to take to the patient. And frequent repetition of homeopathic medicine in 1x, 2x, 3x, and 4x, as so on, this formation. This I'll explain later. And in DF32, if less than, then normal medication and normal course you can follow. Now come to the homeopathic management. See, I want to pay attention with this one. Professor Hans Proper, he is called to the father of hepatology. He said, anyone who can stop or delay liver fibrosis would be able to cure most chronic liver diseases. I think he mentioned this one, this thing for us only, because in allopathy and other system, they are unable to reverse the fibrosis, as they say. I'm not saying as they say. And one more thing, never use mother tinctures in alcoholic liver disease. Never ever use. This may damage your patient's, hepatocytes, what is remaining. So commonly use medicines, what we are using in our center, chelidonium, carduus. About carduus, one thing I'll tell, even the same medicine used by allopath only, with the name of silymarin. The silymarin is the active principle for the Carduus marinus, what in homeopathy we are using more than 200 years back. And in market also you'll get a milk thistle name. So say Carduus marinus, how effective to regenerate a liver? Myrica cerifera, Hydrestis can, Ceanothus, Chioranthus, Cinchona, Cascara sagrada, Apocyinum. Apis we use when the kidney function is impaired in there. Acetic acid we use when the ascites is there. Lycopodium we use as a constitutional also here. Peltauri, selenium, cipelinum, phosphorus. These are the major remedy we use. See, this is a very interesting thing I'm going to tell you, which changed me a lot. And after this, our result enhanced more than 80%. Fecal microbiota transplantation started in 2016 by allopaths in Institute of Liver and Biliary Sciences, Delhi. This is the world's best liver institute. It's settled in Delhi. So what they started in 2016, when
they left every hope. Then they started fecal. They take a healthy fecal donor. And then they prepare a liquid with a steroid, and they give through Royal stew to the patient. And when they started, they saw 70% positive result for the liver. Advanced alcoholic liver disease. This made me to go back to our books, and I found the bowel nosodes. This is the most neglected thing. So what we selected out of 3 bowel nosodes, Bacillus number 7 Patterson, Bacillus psychocus, and Fecalis. These are Fecalis is very rare. So what we started giving these all alternatively to every patient. And we saw the result, which I will show in coming slides. And why this fecal transplantation? What is the methods? So I will tell you later why they started this. So diet and why diet and nutrition support for ALD patient? What is the goal? See, adequate calories will help in liver regeneration. If we can regenerate the liver simultaneously, our success rate will be very high for immune restoration, prevent hypoglycemia, and decreases ammonia production. Because once ammonia increases, it always go high in advanced liver diseases. Patient may develop a HE, called that hepatic encephalopathy. That is means we can say the coma. Patient may forget what he said. When in some time our clinic patients say who I am, like that. So HE controlling is very difficult. So when we give a high calorie diet, so HE gets ammonia production decreases, and patient come back to the normal. See, this is the nutritional prescription. This is very important for the alcoholic liver disease patient. So what they must require 2006 calorie to 3,200 calorie. It's depend on per kg body weight. 30% fat and apple. This will be very strange for all. Earlier, 2 to 3 years back, patient which come with the jaundice or alcoholic liver disease, fat were not permitted. Now it's permitted. Next slide, I'll tell why. We must give protein 1 to 2 to 1.5 gram per kg per day. 2 gram sodium, we have to restrict the salt, so not more than 2 gram. And frequent meals, multivitamins, minerals, B complex, zinc, selenium. These are the required for the regeneration of the liver. See, why fat in alcoholic liver disease? Actually, chronic use of alcohol leads dysbiosis and endotoxin in gut. Dysbiosis means healthy bacteria get died and replaced with E. coli and other harmful microorganisms. What fat does? Fat and pectin. This is they tried on the mice also. What pectin? Apple contain lot of pectin. That's why earlier we say take an apple a day so you can keep a doctor away, because this is the theory. If pectin always improve your gut. So fat and pectin is good to reverse dysbiosis. This is the idea behind fecal microbiota transplantation. And for me, this thing gave me to use a bowel nosodes for the alcoholic liver disease patient. And it increases the good bacteria which prevent gut leaking. Gut leaking, the ascites will be much better. Now come to the homeopathic cases. See, this is a patient named Surendra Kumar. Actually, I am saying his, sharing his old report. Patient has not came to us to show what happens in alcoholic liver disease. See, this patient bilirubin, you can see is 11, SGOT is 103 and SGPT is 29, almost 3 times high. And see his urea and creatinine both are high. And see DF value is 39. But till this time patient is not with us. See again, same day report, patient is leukocyte count 25,500. It's a very high.
You can see here, prothrombin time is 19 seconds. So 6 difference and calculated, that's why it came 39. Now, patient was admitted at KGMC. Their relative approaches us. After seeing this report, see that bilirubin gone very high, 18. SGOT gone high, 138, and SGPT is 37. The ratio is same. And PT sample was clotted, so that's the prothrombin time and INR report were not there. But we took the case. Patient was admitted in KGMC only. We given a Carduas 1x in 3 times. Alternatively chelidonium 2x and EPIS because of the patient kidney function was impaired for 7 days. After 7 days, patient came. Actually, that later slide I'll show. They told for the liver transplant to the patient. After 1 week medicine, the serum bilirubin got down, but prothrombin time got increases. So this increases. So we add in our prescription, Sionothus we started, but here you can see a discrimination factor is very high. Now within a week patient got recovered and patient came to us. See his bilirubin level, bilirubin level came to 0.99 and this SGOT 76, SGPT 76, SGOT 41. It got reversed. Now we done a elastography test. In that you can see what is the liver fibrosis. It came to the grade 1. That means F1. It was F4 there. Within 15 days this thing happened. Now I'll play the video of the patient. भैया गया वहां से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां मेरा इलाज 1-1.5 महीना लमसम में चला। वहां के डॉक्टर ने बोला कि हमारा जो लीवर चेंज होगा उसके लिए 40 लाख रुपए की प्रोसीजर कीजिए। पैसा न होने के कारण मैं वहां से घर आ गया। फिर किसी की तरह से जानकारी हुई मुझे डॉक्टर शैलेन सिंह जी के यहाँ आया, तो यहाँ से मेरा इलाज हुआ। आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। So this patient is still with us. Frequently he is coming for the checkup. He is absolutely all right. So this case for high DF value. Now come to the another interesting case. Mr. Balakram, age 62, chronic alcoholic. This report is before coming to us. Again you see hemoglobin got down and leukocyte TLC count are very high. Bilirubin is 2.9. SGPT is 81 and SGOT is 172. You can see everywhere the ratio is double. What is the theory we told? It's everywhere is double. And this patient PT, prothrombin time is 22. It's very high. So when we calculated DF came 48.4. But this patient is not with us. It is in somewhere hospital. Now this patient went to the Vivekananda hospital and he got admitted on 30th July 2019. They discharged him on 3rd August and same day patient came to us. That time patient bilirubin was 2.4, SGOT was 61 and SGPT was 34. Here also you see the ratio is maintained more than 2. Then we calculated DF was 56.68 and they told to the patient, later patient will tell, go take the patient to home, there is no hope, go for the liver transplant. Then we took the case with the patient concern. See, on 3rd we took the case, 3rd was this report. On 10th of August, within 7 days, hemoglobin gone up, TLC count got down, bilirubin is normal, SGOT is still high, SGPT got down, prothrombin time is 16 and 15. We follow the same medication, including all our bowel nostrils. See, the patient came again on 21st. Hemoglobin little bit increases, leukocyte TLC got normal, bilirubin little bit raised, alkaline phosphatase little bit raised, but here gamma GT is got raised. So we went there a history. When patient reached home, then patient took the drink once. Then we called him and we counseled him. Then we called patient on 19th.
see the 19th report. Things are improving. Hemoglobin got improved, leukocyte little bit got increased, blood blood urea little bit increased, but all things are normal. Now see patient was saying. सलाह दिया तो यहाँ लेके आए थे, डॉक्टर साहब ने अच्छी दवाई दी, अच्छा हुआ कि लीवर के सही हो गया, तो पहले से बहुत सही है। विवेकानंद वाले तो यही बताया थे कि एकदम कि ले जाओ घर, यहाँ से तो समझ में जवाब ही दिए थे, यहाँ से ले जाओ घर से दवाई ले करो, समझ ली दवाई एकदम खराब हो गया था लीवर। किसी ने सलाह दी थी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, वहाँ जाइए कि तो आए थे, वहाँ इलाज ही और हाँ 1 ही महीने लगा, फिर एकदम ठीक हो गया, एकदम बिल्कुल सही हो गया, लीवर तो सही हो गया एकदम लग। आज की डेट में बिल्कुल सही है सर, थोड़ा कमजोरी है, धीरे धीरे सही होता है। तो होप आपको अगर ऑडियो नहीं समझ में आएगी, पेशेंट हिमसेल्फ इज सेइंग ही इज मच बेटर आफ्टर ट्रीटमेंट विद इन अ मंथ. Now this is a very interesting case, very interesting case for the alcoholic liver disease. See, patient Krishnakant Mishra came on 21st June. He went to some allopathic doctor. There, after seeing this report, they told to go to for the gastroenterologist, but he came to us. See, bilirubin is 2.4, SGPT is 275, and SGOT is 408. It's very high. And when we took the history, patient was a chronic alcoholic. We gave a medication for 15 days, and we called because only there was no much symptom, only report were deranged. Then after 15 days, when patient came, the serum bilirubin came 1.5, SGPT came 130, SGOT came 223, but gamma GT was very high because patient didn't leave alcohol. Then patient came, the PT was normal. Then patient came on 11th of August 2018. Almost report came to the normal and patient went. See, after 2 years, the same patient came to us recently, 29th of April. He went to he developed alcoholic liver disease, very advanced. So he went to the gastroenterologist. Their report before treatment, that leukocyte count got again 22,000. He didn't leave the alcohol for the 2 years. He was a chronic alcohol. Frequently he is drinking, and he spoiled his life in 2 years, and again he came back to us. So liver function, see, bilirubin is 14, SGOT is 356, SGPT is 84, hair ratio is approximately 4 times, alkaline phosphatase is high. So prothrombin time is 20. Then we calculated DF 50. So again we told to the patient, we can't say anything, but if you will, we'll start the treatment. They told, okay sir, we can't go for the transplant, hey, please take the case. So we took the case, and patient came again on 21st, this month only. The bilirubin came down by 14 to 9. Now its bilirubin is 9, and bilirubin is 9, and this SGPT came down to 53, SGOT is 125, gamma GT came down to 63, and his PT value also came down to 43. But patient will come tomorrow. So in next webinar at all, if we get time, we will explain about this case, what happens to this case. So summary is this, कि patient एक बार ठीक हो जाता है हमारे क्लिनिक में, और वो सोचता है कि अब लीवर खराब नहीं होगा. So 2 साल पहले उसकी सिचुएशन काफी हद तक नॉर्मल थी, हम लोगों ने सही करके भेजा, बट 2 साल में वो अल्कोहल अब्यूज से अपना लीवर बिल्कुल खराब कर चुका है. We don't know what will happen. See, I'm going to share you the data, what the 4-year data, 2016 to 19 for alcoholic liver disease. See,
Total 578 cases we have taken in our clinic for the past, 2016 to 19. In that, 168 cases were more than 32 DF. 80 patients died within a 4 months. Very sad, very sad. Even we couldn't do anything for them. 15 patients left treatment. 15 respond very well, and they are, we can say it's cured because they are doing a nice life. And 58 responded well. Out of 578, 410 cases were less than 32. 30 patients responded very well in a month. 40 dies within a year. 60 left treatment. 30 patients, they are not reported for the second prescription, and 250 responded well. So here we come to the end of our presentation. But before ending, this is our center. And this is our number. You can WhatsApp for any queries. And one more thing, tell for the liver, how we can keep our liver very healthy. See, liver is a very nice organ, very nice organ. ये साहब अपनी तकलीफ भी नहीं बताता है कि जब तक 90% खराब हो जाए. जैसे हमारे पेरेंट होते हैं, कितना तकलीफ से कि हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं और कभी उस चीज का एहसास नहीं कराते. तो वी कैन से लिवर उसी तरीके से है. और लिवर जब we'll go to the back eras, like in जब हमारी शताब्दी शुरू हुई थी, जब हम तब से लिवर को पूजा जाता था. मतलब तब से हिस्ट्री में आप जाएंगे तो लिवर के बारे में लोग बनाते थे. So we can say liver is a very important organ or most neglected. लिवर में फैट, जैसे कि हम लोग अगर रिपोर्ट में देखते हैं तो 90% लोगों फिजिशियंस की आदत हो कि नॉर्मल कुछ भी नहीं. नो, दिस इज द फर्स्ट स्टेज टू डेवलप अ CLD. अगर लिवर में 10% से ज्यादा फैट है तो ये बहुत खतरनाक है. कैसे इसको कम कर सकते हैं? विदाउट एनी मेडिकेशन. अपना वेट, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, -100, 70 फॉर द मेन एंड 10% लेस फॉर द फीमेल्स. दैट मीन्स कि अगर 170 सेंटीमीटर किसी की हाइट है तो अगर वो अपना वेट 70 किलो रखता है तो उसके लिवर में फैट नहीं होगा. अगर और एक बार लिवर में फैट आया तो वो फिर हार्ट में जाएगा, हाइपरटेंशन क्रिएट करेगा, पैंक्रियाज में जाएगा, डायबिटीज क्रिएट करेगा, गॉल ब्लैडर स्टोन क्रिएट कर सकता है. और हर पांचवा या हर चौथा व्यक्ति आज की डेट में हम कह सकते हैं भारतीय में लिवर की बीमारी से ग्रसित है. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 90% पता बिल्कुल लास्ट स्टेज में चलता है. So hope you all enjoyed my talk. Whatever, if any question is there, I'm ready to answer. So once again, thanks to Dr. VP Singh sir and Dr. Deepak Sharma and Dr. Shweta. So thank you and all the listeners who एक घंटे से वो पिछले उन्होंने मुझे सुना. So thanks a lot to all. थैंक यू सर, थैंक यू. डॉक्टर शैलेंद्र, ये शायद आप ही को लगता होगा कि आपका ये पहला वेबिनार या पहली कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हम में से शायद किसी को लगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया वो एक काबिल तारीफ है. और मैं हमने हर एक स्टूडेंट, अपने हर एक फिजिशियन मेंबर्स को ये सलाह देता हूँ कि क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से भी हमें काम करना होगा. ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ कुछ सिम्टम्स लेकर के या अपने क्लिनिकल को छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ जाएं. ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन सर भी पहले एक डॉक्टर थे जो हम ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छी तरह जानते थे, और बाद में वो होम्योपैथ बने. तो डॉक्टर शैलेंद्र, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है वो शायद ज़रूरी भी हैं. सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो पोटेंसीज चूज़ करी, कुछ केसेस में आपने बताया कि 2x या 1x या उससे आगे आ गए, तो ये जो पोटेंसीज चूज़ करने का तरीका है, ये आपने कैसे डिसाइड किया? सबसे मेन क्वेश्चन है. और पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं. पोटेंसीज के बारे में सब लोगों को बड़ी जिज्ञासा रहती है. बिल्कुल बिल्कुल. जब मैंने 2008 में प्रैक्टिस शुरू किया तो जैसे ही लिवर पेशेंट आता था तो हम लोग स्टार्टेड विद मदर टिंचर्स एंड ऑल, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता था. देन वी स्टार्टेड 30, 200, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला. तो वी स्टार्टेड इन 6C जो कि अवेलेबल पोटेंसीज थी, 6C, 12C. रिजल्ट मिला लेकिन उतना अच्छा नहीं मिला. फिर we thought कि why can't we try decimal potencies.
Whenever we see any patent like that, in that they use a very low potency. So we thought this is what we are dealing with, the all end stage cases. So all pathology sets in. So that's why we decided to start with the 1X. And what we are preparing our own medicine in sugar of milk. So अभी तो मैं नहीं दिखा सकता, but next slide I will bring definitely, and I'll show you all how we give medicine in powder doses. So 1X, first we start 1X, and frequently 2X, 3X, 4. We don't go by like 1X, then 3X, then 6X as a routine course. And after what I told, we started a bowel nosode also. So the results got improved day by day. Before 2016, our results are very bad. So this is my experiment. What I experimenting, I'm telling. And I hope those who are watching, and if any liver patient come, so you also try and you will see the result. अभी सर पोटेंसी के बारे में और बात करेंगे. एक क्वेश्चन और है डॉक्टर भारत भूषण सर का. डॉक्टर भारत भूषण इस समय अल्कोहलिज्म पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड ये पूछते हैं व्हाट इज रिकवरी रेट ऑफ अल्कोहलिज्म इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एब्सिस्टेंस. जहां अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दिया गया हो, वहां पे क्या रिकवरी रेट है लीवर के लिए? सर रिकवरी रेट ये डिपेंड करेगा कि कितना डैमेज हो रहा है. मैंने कहा, जब मैंने वॉकिंग जीन थियरी के बारे में एक्सप्लेन करा, बहुत लोग जीवन भर शराब पीते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता जी. तो और ये डिपेंड करता है कि रिकवरी रेट कितना है, अल्कोहल ने कितना डैमेज किया है. वो हम फाइब्रोस्कैन करके देख सकते हैं कि अगर F3 तक ग्रेड में है, एसाइटिस ज्यादा नहीं है, ग्रॉस नहीं है, और कोई बहुत और सिस्टमिक इलनेस तो नहीं इन्वॉल्व हुई है, तो रिकवरी रेट अच्छा ही रहता है. जैसे मैंने आप लोग को दिखाया, जो भी मैंने 3 केसेस दिखाए, 2 केसेस सॉरी, एक केस तो अभी पेंडिंग है, क्या होता है ये तो पता चलेगा. लेट द पेशेंट कम टुमारो. जी. So I hope I answer Dr. Bhushan sir's question. जी सर, एक बात बताइए, मेरा ही क्वेश्चन है कि हम अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन दोनों में कहाँ डिफरेंशिएट करेंगे और कहाँ प्रिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ हमें अल्ट्रासाउंड करना चाहिए और कहाँ हमें फाइब्रोस्कैन करना चाहिए? सर अल्ट्रासाउंड अब धीरे धीरे फॉर द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इफ यू डू प्रैक्टिस फॉर द लिवर, तो इट्स गेटिंग रूल्ड आउट. अल्ट्रासाउंड से हमें लीवर में सिर्फ फैट पता चलता है. आपको whenever I'll come to the next presentation, मैं ये जरूर ध्यान रखूंगा, मैं कुछ अल्ट्रासाउंड इमेज लेके आऊंगा. पेशेंट का अल्ट्रासाउंड नॉर्मल रहता है, और पेशेंट को कभी जब उसको प्रॉब्लम होती है, सिम्टम आता है, तो जब हम फाइब्रोस्कैन करते हैं तो देखते हैं कि फाइब्रोसिस इज F4. सेम चीज हमारे रेडियोलॉजिस्ट दोस्त हैं, मैंने उनसे भी डिस्कस करा. उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड में हम इसको मेक आउट नहीं कर सकते. अल्ट्रासाउंड में हम सिर्फ सिरोसिस डायग्नोज कर सकते हैं, प्रोसेस नहीं कर सकते. प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग. मैंने क्या कहा, ग्रेड 1 इज द फर्स्ट प्रोसेस, देन इट गोज ग्रेड 2, ग्रेड 3, एंड देन फाइब्रोसिस. एंड फाइब्रोसिस इज 4, F1, F2, F3, F4, एंड देन सिरोसिस. तो ये सारी प्रोसेस हम अल्ट्रासाउंड से नहीं जज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस फाइब्रोस्कैन टेक्नोलॉजी केम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपने बोवल नोसोड्स के बारे में जिक्र किया, उनका आप इंटरकरेंट यूज करते हैं या उनको भी साथ में चलाते हैं, या कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं? सर देखिए, क्योंकि अभी उस पे हम लोग को बहुत एक रिजल्ट मिला है, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे थियरी क्या है, वी आर स्टिल वर्किंग. अभी हम उसको तीनों बावल नोसोड हर मरीज को देते हैं अल्टरनेट, एक दिन में नहीं. ओके ओके, गुड. एंड डॉक्टर अभिषेक का क्वेश्चन है कि आपने फर्स्ट केस का क्रिएटिनिन नॉर्मल हुआ या नहीं, इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए. और आपने किडनी के लिए क्या दिया था? शायद मुझे लगता है कि आपने एपिस बताई थी उस समय. बिल्कुल, एपिस हमने दिया था, एपिस 4X में दिया था. क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया था, और पेशेंट का वीडियो भी मैंने दिखाया, और पेशेंट ने बताया कि उसका केजीएमसी ने कहा कि मेरा लिवर खराब हो गया, दे नीड अ ट्रांसप्लांट. और वो पेशेंट स्टिल हम लोग के साथ है सिंस 2 years. ही कम्स एवरी 3 months फॉर द चेकअप. So एपिस इट विल वर्क नाइसली, आई थिंक. जैसे मैं अपने केसेस में करता हूँ तो रिजल्ट मिलता ही है जी. और एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा जो शायद मैं नहीं बता पाया. जब आपके पास पेशेंट आता है, उसको एसाइटिस होती है, तो आंख मूंद के एसिटिक एसिड 6 शुरू करिए. इट विल गिव अ रिजल्ट विद इन 2 days. Which one, sir? Acetic acid 6. Acetic acid 6. Okay. Okay.
सर एक क्वेश्चन और है डीएफ के बारे में, आपने एक टर्म यूज करी थी डीएफ, Okay. उसके DF. कैलकुलेशन के बारे में दोबारा जानना चाह रहे हैं लोग। Okay. This is a discriminant function. How it get calculated? This is a formula used by the gastroenterologist. Actually, मैं तो कहीं कोई गैस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट की पढ़ाई हमने करी नहीं। इन 12 सालों में जो वो डीएम लेवल पे किताबें पढ़ते हैं वो हमने पढ़ी। कुछ गैस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट के साथ, कुछ हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनके साथ उनके क्लिनिक्स पे जाना शुरू किया, उनसे डिस्कस करना शुरू किया। तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एक्चुअली दिस इज अ फार्मूला, दिस इज अ मैथमेटिक्स। तो कभी कभी डॉक्टर्स को मैथमेटिशियन भी बनना पड़ता है। तो 4.6 इनटू प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिफरेंस। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जैसे कि अगर एक नॉर्मल होता है 12-13, जब आप रिपोर्ट में देखेंगे तो दे टोल्ड एज अ कंट्रोल, तो मोस्टली कंट्रोल इज 13। सो व्हेन पेशेंट, सपोज दैट किसी पेशेंट का 20 आया, तो 20 माइनस 13 7, 7 इंटू 4.6 इट केम समवेयर 29, प्लस उसका बिलिरुबिन कितना है। अगर उसका बिलिरुबिन 5 है तो 29 प्लस 5 is 34, then it is more than 32. That means patient is in very dangerous situation, or 90% patient may die. This is, I'm not saying, this is said by the gastroenterologist. Anything else, sir? गुड डॉक्टर शैलेंद्र, ये तो एक बहुत बढ़िया लगा। हालांकि बहुत सारी क्वेरीज हैं और आपके लिए बहुत सारी तारीफ भी है कि आपने इतनी कम उम्र में भी लीवर के लिए इतना सारा कुछ काम कर लिया। मैं आप लोगों को बता दूं कि सब लोग जो आज इस लेक्चर को देख रहे हैं, नंबर एक तो यहाँ पे कोई भी पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइबिंग नहीं हो रही है और हम लोग अपनी सिर्फ क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र सर की सबसे अच्छी बात रही कि उन्होंने पूरा डाटा बताया कि कौन उनके पास रहा, कौन उनके पास नहीं रहा, कौन ट्रीटमेंट छोड़ करके गया और किसने ट्रीटमेंट को फॉलो किया, कितने ट्रीटमेंट में कितने कितने स्टैटिकल उन्होंने डाटा दिखाए। डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप इसको बायोस्टैटिकली भी अरेंज करना शुरू करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारी क्लिनिकल होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि आपने बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स के बारे में नहीं बताया, तो मैं उन लोगों को फिर से बता दूं कि जब हम लोग कोई क्लिनिकल काम कर रहा होता है तो उसको मेंटल स्टेट के बारे में थोड़ा देर में जानकारी होती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर शैलेंद्र मेंटल स्टेट नहीं देख रहे होंगे। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हर एक वेबिनार में मैंने कई सारे वेबिनार में कहा कि डॉक्टर हैनीमैन सर ने मेंटल सिम्टम्स का जिक्र नहीं किया था, उन्होंने मेंटल स्टेट के बारे में जिक्र किया था कि उस समय जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आ रहा है तो वो किस टाइप की मेंटल स्टेट से गुजरा है या किस टाइप की मेंटल स्टेट में है। डॉक्टर शैलेंद्र उस पर काम कर रहे हैं, पूरी उनसे बहुत अच्छे से बात हुई परसों। और डॉक्टर शैलेंद्र, मैंने आपसे जब पहली बार बात की थी तो आपने कहा था कि हमारी एसोसिएशन बहुत डिस्क्रीट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन करो, जो भी आपको अच्छा लगे। और ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन काम नहीं कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत पुराने समय से काम कर रही हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप एसोसिएशन में आओ, अपने काम को दिखाइए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख पाएँ कि कैसे एक होम्योपैथिक फिजिशियन पिछले 12 सालों से 2008 से सिर्फ लीवर के पेशेंट्स पर काम कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे पेशेंट ये सोचते हैं कि जो भी मरीज आ जाए बस मिल जाए, हम उसको ठीक कर लें। तो आपकी यही है अपने आप में एक क्वालिटी कि आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन को पकड़े रखा, उसको ठीक करने के लिए कोशिश की और बहुत मेहनत से कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत से आप बचा पा रहे हैं। और आपने दिखाया कि अगर किसी का जो रेशो है वो 32 से ज़्यादा हो गई तो वो 1 महीने से कम जिंदा रहेगा, लेकिन आपके पेशेंट 4 महीने भी जिंदा रहे, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है पूरी साइंस के लिए। और इस साइंस के लिए हम लोग आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आपने इतना सब कुछ शेयर किया। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज, और उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो भी हमारे वेबिनार्स के बारे में लग रहा है वो प्लीज़ अपनी 1 मिनट की वीडियो के लिए हमसे शेयर करें, हमें व्हाट्सअप करें 9711153617 पर, या हमें ईमेल करें dhmadelhi@gmail.com पर। और भी किसी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पर जो मैंने अभी बताए हैं 9711153617 पर हमें कॉल भी कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम जितनी कोशिश है वो करते रहेंगे। इस बात के लिए सॉरी कि 19 या 21 के बाद हमारा वेबिनार थोड़ा लेट हो गया और उसने 4-5 दिन का गैप ले लिया। मैं कोशिश करूँगा कि अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो हम लोग ऑल्टरनेट डे पर वेबिनार्स करते रहेंगे, क्योंकि अब सब लोगों की, सारे डॉक्टर्स की, हमारी टीम्स की, सबकी क्लिनिक्स भी ओपन हो गई हैं, तो सब लोग अपने अपने काम में भी बिजी हो गए हैं दिल्ली में, तो हमें थोड़ा सा डिले करना पड़ा। बाकी आप सब लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें टेस्टिमोनियल के रूप में, डॉक्टर शैलेंद्र आपसे भी रिक्वेस्ट है
कि 1 मिनट की कोई वीडियो बना करके हमें ज़रूर भेजें। इस समय अगर डॉक्टर आशीष हमारे साथ हैं तो प्लीज़ अपनी वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि हम डॉक्टर आशीष का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर शैलेंद्र सिंह से मिलाया और हमें आज लीवर के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता पड़ी। हमें ये भी पता लगा कि जो एलएफटी है, जो अल्ट्रासाउंड है, वो हम कैसे रीड करेंगे, उसमें क्या एक्चुअली रीड करना है, क्या नहीं करना है। तो डॉक्टर आशीष, गुड इवनिंग डॉक्टर दीपक। थैंक यू सर। आप भी डॉक्टर शैलेंद्र के साथ अच्छे से मिलकर के काम कर रहे हैं, मालूम पड़ा। और मैं आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोनों लोग इतने फेमस हो गए हैं हमारे वेबिनार्स में। डॉक्टर आशीष तो ऑलरेडी हैं, डॉक्टर शैलेंद्र आज से फेमस होना शुरू हो गए हैं। तो थैंक आप लोग लखनऊ का नाम कर रहे हैं, बस मुझे इसी में बहुत खुशी है। यू। लखनऊ का क्या, हमारा तो अल्टीमेटली काम यही है कि अल्टीमेटली हमारा सिस्टम बड़ा होगा तो हम सब लोग ही आगे चलेंगे। डॉक्टर और आशीष, आप सबसे आगे तो आप ही लेके चलना है कि सारे लोगों को प्रमोट करना है। डॉक्टर आशीष, बस हाँ। क्योंकि इतने सारे सब लोग हैं तो मैं चाहता हूँ कि लीवर के ऊपर 2 या 3 ऐसी मेडिसिन बता दो जो हम शायद ना मिस कर जाते हैं। लीवर में एक्चुअली जो मेन मेडिसिन है वो तो जो हमारी यूज होती है चैलिडोनियम है, जी, जो ज्यादातर यूज होती है। फर्स्ट अगर जब भी सबसे पहले पेशेंट लेके आता है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन लेके आता है तो मेनली चैलिडोनियम में, फिर मोस्ट कॉमनली कार्डोस यूज होता है। कार्डोस में एक्चुअली जो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर उसमें देखें तो पेशेंट का जो पेन है लेफ्ट साइड में रेडिएट करता है। तो कभी कभी जब फाइंडिंग देखते हैं तो उसकी जो जब हम उसको पैल्पेशन करते हैं, परकशन करते हैं, तो उसकी फाइंडिंग मिलती है हमारी लेफ्ट साइड पर लीवर का एनलार्जमेंट का, तो थोड़ा बहुत हमारा कार्डोस की तरफ इंडिकेशन जाता है। तो इस तरीके की मेडिसिन है। बाकी टीलिया एक मेडिसिन है जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन है। फॉस्फोरस और टीलिया को कंपेयर करते हैं कि राइट साइडेड पेशेंट पेन बताता है तो फॉस्फोरस और टीलिया पीटीईएलआई है। एक्चुअली टीलिया देयर इज पीटीईएलआई है और एक टीईएलआई है होती है। तो जो लीवर रेमेडी है वो पीटीईएलआई है, टीलिया है। तो उसका पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है, एम्बुलेशन बाय लाइंग ऑन राइट साइड। तो ये फॉस्फोरस से मिलता जुलता है, बट फॉस्फोरस में देयर इज डिजायर फॉर द कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड वाटर, ये स्पेसिफिक होता है। बट पीटीईएलआई इज द स्पेसिफिक रेमेडी फॉर लीवर, and Magmure is also most common remedy for the liver cases. So these are all of the such remedies. तो ऐसे जब बैठेंगे तो उसको बहुत सारी रेमेडीज तो यूज होती हैं। थैंक यू डॉक्टर आशीष। मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मुझे लीवर के मामले में अभी तक चाइना सबसे अच्छी मेडिसिन मिली। हाँ, चाइना भी एक अच्छा तो कॉमन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के पेन को इतने अच्छे से क्योर करती है विद इन हाँ सेकंड। आज भी हमारे पास एक एक्यूट केस आया हुआ था जो चाइना हाँ से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड किया विद इन सेकेंड्स। हाँ जूनियर डॉक्टर्स भी वहाँ पे थे तो बहुत हाँ अच्छा रेस्पॉन्ड किया। और जनरली गॉलब्लैडर स्टोन के पेन में भी मैंने चाइना का बहुत अच्छा रोल देखा है जो बहुत अच्छे से पेन को ठीक करते हैं। डॉक्टर फेरिंगटन ने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, डॉक्टर एनसी चौधरी ने भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप होम्योपैथी को होम्योपैथी की तरह यूज करिए। आप किसी भी चीज को स्पेसिफिक लेके मत चलिए। हर एक मेडिसिन के अपने पार्ट, जैसे डॉक्टर शैलेंद्र की अभी सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने 1x 2x अपने आप बनाने की कोशिश की और अपने आप प्रिस्क्राइब करने की कोशिश की। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ पे पोटेंसीज जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं। अगर आपको पोटेंसीज लेना चूज करना आ गया तो समझो होम्योपैथी के बहुत सारे पार्ट्स आ गए। 12x हमारे यहाँ बहुत अच्छे से यूज होती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लीवर के केसेस में हम लोग 200x को भी यूज कर रहे हैं जो भी अपने आप में बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है। नेट्रम सल्फ को हम लोग 200x में यूज करके लीवर को बहुत हद तक बचा पाए। डॉक्टर शैलेंद्र, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और नेट्रम सल्फ 200x को आई एम नॉट asking telling about the 200C, I am telling about the 200x। आप नेट्रम सल्फ 200x को यूज करके देखिए। लीवर जो पहली स्टेज में फैटी लीवर, जिसके लिए काफी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि जब पहला स्टेज होगा फैटी लीवर का तो हम कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, तो मैंने नेट्रम सल्फ 200x को बहुत अच्छे से पेशेंट्स को ठीक करते हुए देखा है। क्योंकि नेट्रम सल्फ अपने आप में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसकी जो वेरियस पोटेंसीज हैं इन पे हमें काम करना होता है कि हम कौन सी पोटेंसीज को चूज करेंगे। सो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, मैं चाहता हूँ कि आज के हमारे जो पैटर्न है हमारी एसोसिएशन के, डॉक्टर वीपी सिंह सर, वो आपका धन्यवाद करें। डॉक्टर वीपी सिंह सर। डॉक्टर शैलेंद्र, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएचएमए में। और डॉक्टर दीपक शर्मा का बहुत बड़ा इस मामले में सहयोग रहा है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर हैनीमैन ने हमें एक शब्द दिया था, ऑडोस्फीयर। ऑडोस्फीयर में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतने वाइटल ऑर्गन को छुआ और उसको छेड़ा और उसको ठीक किया और आपने कोई परवाह नहीं की।
मतलब ऑडियो स्पीकर का आपने पूरी तरह से यूज किया है। मैं समझता हूँ आप आगे बढ़ते रहिए। और डॉक्टर आशीष आपके साथ हैं, बहुत ही वेरी ब्रिलियंट डॉक्टर इन होम्योपैथी। और DHM में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और डॉक्टर आशीष, आप दोनों लोग ऐसे ही बढ़ते रहिए। इस बार जब कभी लखनऊ आएंगे तो साथ में चाय पियेंगे, ये पक्का है। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में चाय डिनर दोनों करेंगे। ने आज ये वादा किया है हमसे चाय का, और हम जरूर एक साथ मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपका, डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर श्वेता, आप कुछ कहना चाह रही हैं? No, sir. बस thank you, Dr. Shailendra. It was a really very nice webinar and हंसते हंसते आपने बहुत कुछ सिखा दिया हमें और the work you are doing it's really commendable. Thank you so much. जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन और है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। डॉक्टर नुपुर ने पूछा था कि जो लीवर की डिजीज हैं उससे स्किन की जो डिजीज है उसको कैसे कोरिलेट करेंगे। तो मैं उन लोगों को बता दूं जिन्होंने भी दो लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि स्किन की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो हमेशा इनलेट्स पे डिपेंड करती हैं और आपकी स्किन की इम्यूनिटी पे डिपेंड करती हैं कि आपकी स्किन को एक्चुअली में क्या मिल रहा है। कुछ जेनेटिक बीमारियों को छोड़ करके स्किन की ज़्यादातर बीमारियां लीवर या लंग्स से एसोसिएट होती हैं, क्योंकि लंग्स आपकी स्किन को कुछ दे नहीं पा रहा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है। जी डॉक्टर शैलेंद्र, हम आप ही को सुनना चाह रहे थे। मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूँ सर कि अभी तक मैं किसी एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूँगा और दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन विल बी द फर्स्ट कि मुझे अच्छा लगेगा ज्वाइन करने में। तो वेरी सून आई विल बी ज्वाइनिंग योर एसोसिएशन। और डॉक्टर नुपुर के क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूँ जी। तो मैं आप लोगों को क्लू देना चाह रहा हूँ। व्हेन यू एग्जामिन अ पेशेंट, लिवर पेशेंट, आप देखते होंगे कि पेशेंट को लाल लाल काफी चमकदार तिल उसके पेट पे दिखता होगा। दिस इज द फर्स्ट मार्कर फॉर द लिवर डिजीज। 90%, 10% maybe it's normal, but 90% cases we found, इस पे एक मेरी अलग स्लाइड है वो मैं दिखाऊंगा। एंड अगर जैसे डॉक्टर नुपुर ने क्वेश्चन पूछा स्किन पे क्या होगा, अगर लीवर खराब होना शुरू होता है तो फर्स्ट सिम्टम विद द स्किन कम द ड्राइनेस, ड्राइनेस फ्रॉम योर स्किन, ड्राइनेस ऑफ योर हेयर, ड्राइनेस ऑफ योर आई मीन म्यूकोसा एवरीवेयर। तो जैसे आपने एक्सप्लेन कर ही दिया बाकी स्किन कैसे आई मीन लिवर का स्किन से रिलेशन बहुत अच्छे से आपने कर दिया। तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक सर। और मैं लॉकडाउन खत्म होते ही मैं दिल्ली आने वाला हूँ और आपसे जरूर मिलूंगा और आपका लखनऊ में स्वागत है। एनी टाइम। डॉक्टर शैलेंद्र, एक क्वेश्चन और रह गया, ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। तो सिम्पैथी इंस्टीट्यूट ने पूछा है कि जो ALP इंक्रीज होता है तो उसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं। ALP एक्चुअली हमारा एंजाइम है, ALD में इंक्रीज नहीं होता। ये मोस्टली जहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज होती हैं, सपोज दैट कि हमारा जॉन्डिस बढ़ रहा है और कोई और एंजाइम नहीं बढ़ रहे हैं, दैट मींस देयर विल समवेयर लाइक गॉलस्टोन, देयर इज अ ब्लॉकेज, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। अगर जितने भी पेशेंट सिर्फ अगर हमारे पास ALP लेके आ रहा है, अगर वहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, लाइट जलाइयो, लाइट जलाना, ये वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज जहाँ भी होगी लिवर में, यू विल सी ए हाई राइज ऑफ ALP। और इसका सबसे अच्छी एक मेडिसिन है, some 30% around we get success with Myrica cerifera. So I hope I answer doctor's question. सर थैंक यू सो मच डॉक्टर शैलेंद्र, और जल्दी मुलाकात करेंगे और बहुत सारी शेयरिंग करने बाकी रह गई है। आप अपना जब भी नेक्स्ट टॉपिक तैयार हो जाए लीवर के ऊपर तो हमें बताइएगा, हम आपको दोबारा बुलाएंगे। डॉक्टर आशीष का तो सभी लोग वेट कर ही रहे हैं, तब हमें वो फीवर के बारे में शायद अब नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं, तो आपका भी वेट करेंगे सब लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।